नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम यहाँ पे 5 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ दी हुई है, अभी हाल ही में भारत सरकार ने चीन से आयात किए जाने वाले सभी प्रकार के बिजली उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों। तो इसे याद रखना थोड़ा सा। हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह, दोस्तों केंद्रीय विद्युत मंत्री कौन है? आर.के. सिंह। इन्होंने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया है कि भारत चीन से जितने भी प्रकार के बिजली उपकरण खरीदे जा रहे थे उन सब पर प्रतिबंधित कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। और ऐसा इन्होंने सभी राज्यों के बिजली मंत्रियों को वर्चुअल सम्मेलन में कहा है दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि आयात की गई इन चीज़ों को ट्रोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों। ट्रोजन वर्ड आया है यहाँ पे, जो कि कंप्यूटर में वायरस या हैकिंग से संबंधित है। तो ऐसी वस्तुओं का प्रयोग ट्रोजन के रूप में इस्तेमाल करने में किया जा सकता है दोस्तों, जिससे देश के पावर ग्रिड बंद होने का खतरा पैदा हो सकता है दोस्तों। इसलिए सरकार ने इस फैसले को लिया है। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। आगे बोला गया है दोस्तों यहाँ पे, साथ ही साथ इस तरह की सभी चीज़ों को बिजली मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रमाणित प्रयोगशाला में गहन निरीक्षण किया जाएगा दोस्तों। तो ऐसा सरकार ने इसलिए किया है। तो चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ हमारी। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं हम। अभी हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च कर दी है दोस्तों, जो कि 2021 का स्वच्छता सर्वेक्षण प्रारंभ हो चुका है। तो इसके लिए दोस्तों टूल किट लॉन्च की है किसने? तो हमारे शहरी एवं आवास मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। तो दोस्तों यह कौन सा भारतीय स्वच्छता सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण है? तो 6वां संस्करण है। इसे याद रखना थोड़ा सा, कौन सा संस्करण हो रहा है? तो 6वां 2021 में। इसके लिए दोस्तों इस टूल किट में इन्होंने क्या किया है? तो इस टूल किट में 5 प्रकार की श्रेणियों में बांट दिया गया है दोस्तों। प्रेरक दौड़ के सम्मान के लिए 5 उप श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसमें फर्स्ट होगी दिव्य प्लेटिनम, सेकंड होगी अनुपम स्वर्ण, थर्ड होगी उज्ज्वल रजत, फोर्थ होगी दोस्तों उदित कांस्य और फिफ्थ होगी यहाँ पे आरोही एस्पायरिंग। तो दोस्तों इन 5 श्रेणियों में शहरों को बांटा जाएगा दोस्तों। तो इसे याद रखना थोड़ा सा। फर्स्ट में प्लेटिनम है, जिसे दिव्य के नाम से, स्वर्ण अनुपम के नाम से, उज्ज्वल रजत के नाम से, उदित कांस्य के नाम से, आरोही एस्पायरिंग के नाम से। इन 5 श्रेणियों में शहरों को बांटा जाएगा इस बार। तो इसे थोड़ा सा याद रखना दोस्तों। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं हम। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है, कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित सभी प्रकार के संरक्षित स्मारकों को खोलने का फैसला सरकार ने ले लिया है दोस्तों। अभी हाल ही में कोविड-19 की वजह से सभी प्रकार के राष्ट्रीय स्मारक एवं पूजा स्थलों को सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था, बंद कर दिया था, जिसे खोलने का फैसला अभी ले लिया गया है। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। केंद्र सरकार ने पूरी तरह से सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संरक्षित सभी स्मारकों को खोलने का फैसला ले लिया है, जो कि 6 जुलाई 2020 से खोल दिए जाएंगे दोस्तों। मतलब 6 जुलाई कल से इन स्मारकों को खोल दिया जाएगा। चलिए इसके बारे में देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत 3691 केंद्र संरक्षित स्मारक आते हैं, जिनमें से 820 को 8 जून 2020 को ही खोल दिया गया था। इसके बाद दोस्तों जितने भी रह गए थे उन्हें अभी कल से 6 जुलाई से खोल दिया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं आगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में। तो दोस्तों एक बात बता दूं यहाँ पे कि भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1861 में कर दी गई थी, जो कि अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के द्वारा की गई थी दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे भी याद रखना। यह क्या है? तो सांस्कृतिक मंत्रालय से जुड़ी हुई एक एजेंसी है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इसके साथ ही साथ दोस्तों यह क्या करती है? तो पुरातात्विक अनुसंधान और राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण भी करती है। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में देख लेते हैं। अभी हाल ही में उत्तरी म्यांमार में, दोस्तों इसे याद रखना, अभी हाल ही में उत्तरी म्यांमार में जेड खदान के ढहने से 126 से अधिक खनिकों की मृत्यु हो गई है दोस्तों। तो इस बारे में याद रखना कौन सी खदान है दोस्तों? तो ये जेड खदान है। इसके ढहने से 126 से अधिक खनिकों की मृत्यु हो गई है। कहाँ पे? तो म्यांमार में दोस्तों। इसके बारे में देखते हैं ये हादसा कैसे हुआ है। तो ये हादसा बारिश के बाद चट्टान के खिसकने के कारण हुआ है दोस्तों। यह खदान
जो कि जेड खदान विश्व की सबसे प्रसिद्ध जेड खदान है। दोस्तों इसे याद रखना, ये जेड है क्या, तो चमकीले हरे रंग का पत्थर है जिसे आभूषण बनाने में उपयोग में लाया जाता है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए हम आगे देख लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, इसे भी आप याद रखना। और नेपई ताव यहाँ की जो राजधानी है वो नेपई ताव है। और बर्मी कयात यहाँ की मुद्रा है, तो इसे भी याद रखना, बर्मी कयात यहाँ की मुद्रा है। तो इन दोनों को याद रखना दोस्तों कि म्यांमार को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। नेपई ताव यहाँ की क्या है, राजधानी है। और बर्मी कयात यहाँ की मुद्रा है। दोस्तों ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज़, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने विभिन्न देशों में चल रहे संघर्षों के विराम की मांग की है दोस्तों। तो इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सीरिया, यमन, लीबिया, दक्षिणी सूडान और कांगो आदि देशों में चल रहे प्रमुख शत्रुता संघर्षों को हटाने की मांग की है दोस्तों, ताकि कोविड-19 से निपटा जा सके, कोविड-19 महामारी से निपटा जा सके। और इसके साथ ही साथ अमेरिका और चीन के बीच चल रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन के विवाद को भी हल किया है दोस्तों। तो यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा 23 मार्च को वैश्विक युद्ध विराम एवं महामारी से निपटने का आह्वान किया गया था दोस्तों। तो इसे याद रखना, ये अभी गाइडलाइन जारी की गई है, इसके पहले 23 मार्च को जारी की गई थी। तो दोस्तों यह प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, तो यह प्रस्ताव फ्रांस एवं ट्यूनीशिया के द्वारा लाया गया था दोस्तों। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं आगे। तो दोस्तों आगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है क्या दोस्तों, तो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक अंग है दोस्तों, जिसका प्रमुख काम क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है दोस्तों। इसकी स्थापना यूएनओ की स्थापना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसे याद रखना दोस्तों। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ये दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारतीय एथलीटों को प्रशिक्षण देने वाले कोचों का कार्यकाल 4 वर्ष का कर दिया गया है। तो दोस्तों इसे याद रखना कि जो भारतीय एथलीटों को प्रशिक्षण देने वाले कोचों का कार्यकाल कितना कर दिया गया है, तो 4 वर्ष का ही रहेगा अब से दोस्तों। तो इसे याद रखना, ऐसा क्यों किया गया, तो इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय एथलीटों को प्रशिक्षण देने वाले देसी विदेशी कोचों का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। यह निर्णय कार्यकाल को ओलंपिक चक्र के साथ संरेखित करने के लिए लिया गया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि जो ऐसा कि हर 4 वर्ष के बाद ओलंपिक होता है, वैसे ही अब एक कोच का कार्यकाल भी 4 वर्ष का होगा, जो कि ओलंपिक के समय ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो आगे जो कि दिया हुआ है, अभी ओलंपिक के बारे में दिया हुआ है। ओलंपिक जो कि अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने थे, जिन्हें कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया है दोस्तों। तो इसे याद रखना कि जो ओलंपिक गेम हैं वो टोक्यो ओलंपिक जापान में 2020 में होने वाले थे, इन्हें अभी 1 साल तक के लिए स्थगित किया गया है दोस्तों। तो याद रखना कितने समय के लिए, 1 वर्ष के लिए स्थगित किया गया है। तो भारतीय कोचों से जो अनुबंध खत्म हो रहे थे उन्हें भी 30 सितंबर तक फिर से बढ़ा दिया गया है। इस चीज़ को याद रखना दोस्तों। अब जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हैं वो 2020 में कोविड-19 के कारण स्थगित किए गए हैं। अब इनका पुनः आयोजन 23 जुलाई 2021 में टोक्यो में ही किया जाएगा दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है, ये न्यूज़ यहाँ पे ये डेट इम्पोर्टेंट है कि अब जो टोक्यो ओलंपिक होने वाले थे वो टोक्यो में ही होंगे, लेकिन अब 23 जुलाई 2021 को यह ओलंपिक होंगे। 1 वर्ष के लिए इन्हें स्थगित कर दिया गया है दोस्तों। और इसके बारे में और देख लेते हैं। पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में एथेंस ग्रीस में किया गया था दोस्तों। तो इसे याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं हमारी। यहाँ पे दोस्तों 2011 के 1 दिवसीय विश्व कप क्रिकेट फाइनल मैच फिक्सिंग के आरोप की जांच खत्म हो चुकी है दोस्तों। इसे याद रखना, 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था भारत ने जीता था, इसमें कुछ श्रीलंका के खिलाड़ियों पर फिक्सिंग का चार्ज लगाया गया था दोस्तों। तो उस
चार्ज को अब समाप्त कर दिया गया है आरोपों को। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में श्रीलंका में 2011 के एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट फाइनल मैच फिक्सिंग के आरोप की जांच को समाप्त कर दिया गया है और इसका कारण अपर्याप्त सबूत और सार्वजनिक आक्रोश है दोस्तों। तो इसके बारे में देख लेते हैं किन किन खिलाड़ियों पे हुआ था। तो दोस्तों ये चार्ज इस संबंध में श्रीलंका के 3 खिलाड़ियों पर चार्ज लगाए गए थे। उनमें कुमार संगकारा, अरविंदा डी सिल्वा और साथ ही साथ ओपुल थरंगा, ये 3 खिलाड़ी थे जिनके ऊपर फिक्सिंग का चार्ज लगाया गया था, लेकिन जो कि अभी अयोग्य घोषित हो गया है दोस्तों। तो इसे याद रखना, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच 2011 का विश्व कप का फाइनल खेला गया था, जिसमें भारत के जीत के बाद ऐसा बोला गया था कि इन 3 खिलाड़ियों ने, जो फिक्सिंग पहले से ही भारत और श्रीलंका का मैच फिक्स था, तो दोस्तों इन 3 खिलाड़ियों पे ऐसा चार्ज लगाया गया था, लेकिन जो कि अभी अमान्य घोषित किया गया है। दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं। 2011 के क्रिकेट विश्व कप का फाइनल 2 अप्रैल 2011 को वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया था, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था। दोस्तों ये याद रखना, क्योंकि 2 ही बार भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता है, एक तो 1983 में और साथ ही साथ 2011 में दोस्तों। तो इन दोनों डेट को याद रखना। कि चलिए दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में मेघालय सरकार ने असम की सीमा से लगे अपने रीभोई ज़िले में रैपिड परीक्षण शुरू किया है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, अभी हाल ही में किस सरकार ने रैपिड परीक्षण शुरू किया है? तो दोस्तों ऐसा मेघालय की सरकार ने किया है, जो कि असम की सीमा से लगे अपने रीभोई ज़िले में स्टार्ट किया है दोस्तों। ऐसा किस लिए किया है? ऐसा राज्य सरकार ने राज्य में बढ़ते हुए कोविड-19 के मामलों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है दोस्तों। इसमें याद रखना, मेघालय में अब कुल सक्रिय केस 18 हो चुके हैं, जिसके कारण मेघालय सरकार ऐसे कदम उठाने के लिए तैयार हो गई है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं आगे। मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है और यहाँ के दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो तथागत राय हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं। तो इसे भी याद रखना कि यहाँ की राजधानी शिलोंग है। इसके साथ ही साथ तथागत राय यहाँ के राज्यपाल हैं और कॉनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं। और दोस्तों इसके साथ ही साथ असम के बारे में, तो असम की राजधानी दिसपुर है दोस्तों, इसे भी याद रखना, दिसपुर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सेप ने भारतीय एमएसएमईस के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है दोस्तों। तो इसे याद रखना, एमएसएमईस के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम किसने शुरू किया है? तो सेप ने शुरू किया है दोस्तों, सेप इंडिया ने। तो पहले तो इसके बारे में जान लीजिए, एमएसएमईस क्या है। तो ये माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो इसे याद रखना, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एमएसएमईस के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है किसने, किसके द्वारा? तो सेप के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों। इसके बारे में देख लेते हैं कि ग्लोबल भारत कार्यक्रम को जर्मन प्रौद्योगिकी फार्म सेफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों। तो इसे याद रखना कि ग्लोबल भारत कार्यक्रम किसके द्वारा? तो जर्मन प्रौद्योगिकी फार्म द्वारा अभी हाल ही में शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एमएसएमईज भारतीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमी को डिजिटल तकनीकों से लेस करने के लिए यह प्रोग्राम डिजाइन किया गया है दोस्तों। तो इसे याद रखें दोस्तों। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखते हैं दोस्तों। अभी केयर रेटिंग के अनुसार भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो ओनली 6.4% तक ही ग्रो करेगी या सिमट के रह जाएगी दोस्तों। तो केयर रेटिंग के अनुसार केयर एजेंसी ने बताया कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट अब 6.4% पर ही सिमट के रह जाएगी। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। केयर रेटिंग वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था 6.4% तक सिकुड़ के रह जाने का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी ने कोविड-19 महामारी के कारण, लॉकडाउन के कारण इन आर्थिक गतिविधियों का अनुमान लगाया है दोस्तों। तो इसे याद रखना, केयर रेटिंग के अनुसार अब
भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी, जीडीपी ग्रो करेगी, वो कितने, तो 6.4%। इसी दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी देखते हैं। भारत सरकार ने NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू के कार्यकाल को विस्तृत कर दिया है दोस्तों, बढ़ा दिया है कार्यकाल। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो कि सुखबीर सिंह संधू है, इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है दोस्तों। तो कब तक बढ़ाया गया है इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू के कार्यकाल का विस्तार कैबिनेट द्वारा किया गया है दोस्तों। अब इनका कार्यकाल 21 जुलाई 2020 को जो खत्म हो रहा था, अब इनका कार्यकाल 21 जनवरी 2021 तक 6 माह की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, तो इसे याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है दोस्तों, 2 बार ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन लिन डेन हुए रिटायर्ड। दोस्तों इन्होंने संन्यास ले लिया है, तो इनके बारे में देख लेते हैं कौन है, कहाँ से हैं। तो दोस्तों विश्व 1 नंबर के बैडमिंटन खिलाड़ी, चीन के 2 बार ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन रह चुके हैं। इन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट ले लिया है दोस्तों, बैडमिंटन छोड़ दिया है, संन्यास ले लिया है, तो इनके बारे में याद रखना। इनका नाम क्या है, लिंडेन। कहाँ के हैं ये, तो चीन के हैं दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना थोड़ा सा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विश्व खेल पत्रकारिता दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसके बारे में याद रखना कि विश्व पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 जुलाई को मनाया जाता है। अभी हाल ही में हमने मनाया है। हर साल 2 जुलाई को विश्व स्तर वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है दोस्तों, जो कि विश्व भर के पत्रकारों के लिए, खेल पत्रकारों के प्रोत्साहन में मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में एम वेंकैया नायडू ने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, दोस्तों याद रखना, अभी हाल ही में एम वेंकैया नायडू ने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है दोस्तों। यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों इनके बारे में देख लेते हैं। इस पुस्तक को लिखा हुआ है CAB पट्टावी राम के द्वारा, तो इसे याद रखना। हाल ही में एम वेंकैया नायडू जी ने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन नाम की एक 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है, जिसे किसने लिखा है, तो दोस्तों CAB पट्टावी राम द्वारा लिखा गया है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।